तो दोस्तों बात करें ना तो जो गवर्नमेंट है ना उन्होंने अब तीसरी बार जो एप्स होती है ना वो काफ़ी सारी बैन कर दी हैं। और देखा जाए इस लिस्ट में भी आपको काफ़ी सारी चाइनीज़ ऐप्स देखने को मिल रही है। वेल सबकी सभी चाइनीज़ ऐप्स ही हैं, लेकिन बात आती है गवर्नमेंट लगातार ऐसे चाइनीज़ ऐप्स को बैन क्यों करती जा रही है इंडिया के अंदर। क्योंकि काफ़ी सारे लोगों का सवाल होता है कि चाइनीज़ कंपनीज तो इंडिया में काम कर रही हैं, लेकिन चाइनीज़ ऐप्स क्यों बैन होती हुई जा रही है। तो वेल इस चीज़ को आज वीडियो में आंसर करने की कोशिश करते हैं और कुछ प्रेडिक्शंस करते हैं कि जो चीज़ मेरे को लगती है कि क्या है चल रहा है एग्जैक्टली पीछे। तो सारी बातें इस वीडियो में जानते। तो वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लेकिन सबसे पहले यहाँ बात करते हैं कि जब भी गवर्नमेंट अपनी लिस्ट निकालती है ना तो हर बार एक ना एक कोई बड़ी ऐप होती है जिसको वो बैन करते हैं। यानी कि जब से पहली लिस्ट आई थी तब आप सभी लोगों को मालूम है कि उसके अंदर टिकटॉक का नाम था, काफी सारे लोगों ने वीडियोस बनाया था, आप लोगों को मालूम था। इसके साथ जब दूसरी लिस्ट आई थी तो उसके अंदर जो सबसे बड़ा नाम था वो पबजी मोबाइल का था। जी हाँ, फिर आप लोग जानते हो क्या हालत हो गई थी। और जब तीसरी लिस्ट आई, आप लोगों में से कई लोगों को नहीं मालूम है, लेकिन इस लिस्ट में जो सबसे बड़ा नाम है ना वो है अलीबाबा का। अगर अलीबाबा के बारे में नहीं मालूम ना, ये दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनीज में से एक है। जी हाँ, इसे चाइना का अमेज़न भी कहा जाता है। यहाँ तक कि अलीबाबा, अली एक्सप्रेस, अली पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि चाइना का काफ़ी बड़ा ई कॉमर्स मार्केट है। और ये जो कंपनीज है ना ये दुनिया भर में शिप करती हैं। और देखा जाए तो वेस्टर्न कंट्रीज, यूरोप में जो अली एक्सप्रेस वगैरह है ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, लेकिन इस चीज़ को इंडिया में बैन कर दिया गया। और क्या आप लोगों को मालूम है कि अलीबाबा के जो फाउंडर है वो है जैक मा, जो कि काफ़ी पॉपुलर एंटरप्रेन्योर है। और सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि अलीबाबा ने जो इन्वेस्टमेंट कर रखी ना इंडिया में पेटीएम जैसी कंपनी में भी कर रखी है और काफी ज्यादा स्टेक्स ले रखे पेटीएम जैसी कंपनी में। तो वो छोटी मोटी कंपनी नहीं है और गवर्नमेंट यहाँ पे ये कर रही है। लेकिन फिर सवाल आता है कि आखिर इसे बैन करने की जरूरत क्या थी। यानी कि इसका ऑब्वियसली हमें मालूम है कि इंडिया चाइना के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसके कारण इसका कुछ इनडायरेक्ट इंपैक्ट हो सकता है। लेकिन जो ऑफिशियल रीजन हमारे सामने है ना वो ये है कि जो चाइनीज एप्स है ना उनको हम रिलाई नहीं कर सकते, डेटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी इश्यूज के कारण उन्हें किया है। और जब मैंने इस चीज को ध्यान से सोचा ना तो ये चीज मेरे को सच भी लगी। यानी कि आप ऐसा समझिए कि एक कंपनी चाइना में रहती है, वो अपनी एक ऐप बनाती है, प्ले स्टोर पे डाल देती है, उसके बाद कोई इंडियन उस ऐप को डाउनलोड करता है, उसका यूज करने लगता है, लेकिन उसका जो डेटा है वो कहाँ जाएगा, वो तो चाइनीज सर्वर पर ही जाएगा ना। और देखा जाए तो यहाँ पर एक और ऐप थी स्नैक वीडियो, जो कि टिकटॉक जैसी ही थी और वो भी इंडिया के प्ले स्टोर पे आपको देखने को मिलती थी, लेकिन उसे भी बैन कर दिया गया। और सबसे बड़ी चीज यहाँ पे ये कि चाइना को आपको मालूम है कि किस तरीके से वो डेटा रेगुलेट करता है, किस तरीके से वो चाहता है कि सारा का सारा डेटा उसकी कंट्री में आए। और चाइनीज गवर्नमेंट खुद इंटरवेंशन करती है कि उस डेटा के ऊपर उसका हक और वो डेटा अपने हिसाब से यूज कर ले। और ये बात है ना यूएसए को भी पसंद नहीं है, इसलिए यूएसए ने भी कुछ काफी सारी चीजें ऐसे करी है कि चाइनीज सर्वर पे डेटा नहीं रहेगा। ऐसा ही इंडिया में भी हुआ था। इंडिया में काफी सारी जो कंपनीज ऑपरेट कर रही थी उन्हें 2018 में जो अपने सर्वर्स थे वो उन्हें इंडिया में ट्रांसफर करने पड़े थे। इंक्लूडिंग बात करें Xiaomi की, तो वो भी जो डेटा रहता है वो भी इंडिया के अंदर रखते हैं, ऐसा वो ऑफिशियली क्लेम करते हैं। लेकिन यहाँ पे बात करें तो ऐप्स के ऊपर रेगुलेट कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि जो ऐप्स है ना ये एग्जैक्टली इंडिया में रजिस्टर्ड कोई कंपनी नहीं है जिसको हम डायरेक्टली जाके बोल सके और उसको पूरी तरीके से रेगुलेट कर सके। कोई ऐप डेवलपर चाइना में बैठा है तो उसके हाथ में पूरी पावर रहती है कि जो डेटा है वो कहाँ से आ रहा है और उसका वो किस तरीके से यूज कर रहा है। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी और उसको सॉल्व करने का सबसे बेसिक तरीका ये था कि ऐप्स को कंप्लीटली बैन कर दिया जाए। यानी कि आप खुद सोचिए ऐसे कि अगर ऐप इंडिया में बैन हो गई, इंडिया से उसे लोग एक्सेस नहीं कर पा रहे, तो इंडिया का जो डेटा है वो बाहर जा नहीं पाएगा। और उस ऐप को अगर अच्छे तरीके से इंडिया में ऑपरेट करना है तो उस ऐप को इंडिया के अंदर ही आना पड़ेगा। और मेरे को लग रहा है कि फिलहाल के समय में चीज चाइनीज ऐप्स के साथ ज्यादा हो रही है, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है कि नॉन चाइनीज ऐप्स भी इस कैटेगरी के अंदर आए। क्योंकि देखा जाए तो गवर्नमेंट चाहती है कि कोई भी अगर पॉपुलर ऐप है अगर उसका अगर डेटा अगर इंडिया के अंदर रहेगा तो ये भी काफी अच्छी चीज होगी। एक काफी अच्छी बात करते हैं, आप लोग को मालूम है कि इंडिया में काफी सारी मोबाइल फोन कंपनीज है चाइना की। एग्जांपल बात करें Xiaomi की, लेकिन क्या आप लोग को मालूम है ये जो Xiaomi कंपनी ये इंडिया में भी रजिस्टर है। मतलब कि ऐसा हुआ है कि ये जो Xiaomi कंपनी वो है चाइना की, लेकिन उन्होंने इंडिया में अपनी एक ब्रांच ओपन करी जो कि इंडिया के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उसके अंदर आती है और जो इंडिया में टैक्स पे करते हैं और इंडिया के साथ जो गवर्नमेंट के साथ जो उनका रिलेशनशिप होता है वो रहता है। यानी कि इंडिया के अंदर जो लॉज है, नियम कानून है, उसके दायरे में रह के लोग काम करते हैं। और इसलिए जो गवर्नमेंट है ना वो इनको बोल सकती है कि इस तरीके से करो, इस तरीके से करो, और उनको ये बात माननी भी पड़ती है। लेकिन कोई अगर कंपनी बाहर की है, वो इंडिया में प्ले स्टोर में बस उसने अपना ऐप डाल दिया, लेकिन बाहर की कंपनी है, इंडिया की गवर्नमेंट को उस पर कोई रूल नहीं चलने वाला, इसलिए सबसे आसान तरीका रहता है उसे बैन कर दो। क्योंकि ऑब्वियसली सबको मालूम है कि ये जो कंपनी यूजर्स का डेटा ले रही है, अपने सर्वर्स पे रख रही है, और इसको बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है, बैन कर दो। वेल इसके काफी सारे रीजंस मेरे को ये भी लगते हैं कि इंडिया में जो है ना वो डेटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी के जो
लॉज है वो इतने ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं है। अगर हम बात करें यूरोप में तो वहाँ पे आपको GDPR देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा लॉ है। इस टाइप की चीज़ हमें इंडिया में देखने को नहीं मिलती, और मेरे को लगता है कि शायद गवर्नमेंट शायद इस डायरेक्शन में काम कर रही हो। और जब इंडियन गवर्नमेंट भी अगर GDPR जैसी चीज़ अगर इंडिया में इंप्लीमेंट करती है ना, ये बहुत ही अच्छी चीज़ होगी, क्योंकि इसका बेनिफिट ये हुआ कि यूरोप में जो मोबाइल फोन्स बिकने लगे ना, उसके बाद उनके अंदर आपको ब्लोटवेयर देखने को नहीं मिलने लगा। जो डेटा प्राइवेसी और जो सिक्योरिटी के लॉज होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो गए। इवन इंडिया की बात करें तो साइबर लॉज इतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, उन्हें पहले स्ट्रांग करने की ज़रूरत है। और अभी जो मेरे को लगता है कि इन्होंने जो बैनिंग वाला सिलसिला चालू करा है ना, ये सिर्फ एक टेम्पररी सॉल्यूशन है। आगे चल के आपको बेटर साइबर लॉज भी इंडिया में देखने को ले, ये अगर चीज़ होती तो बहुत ही बढ़िया चीज़ होगी इंडिया के लिए। और इसी के साथ एक और बात यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली यही एक रीज़न है कि PUBG मोबाइल को भी बैन किया गया था, और इसलिए PUBG मोबाइल ने अपनी PUBG की जो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है ना, जिसे कल ही रजिस्टर करवाया है, उसे इंडिया में ओपन किया गया है। यानी कि ये दिखाने के लिए कि जो PUBG इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वो इंडिया के अंदर रहकर ही इंडिया के नियम और कानून से चलेगी, और इसलिए जो गवर्नमेंट है वो उसे डायरेक्टली बोल सकती है। इसलिए पूरी चीज़ इसलिए करी गई है ताकि जो PUBG मोबाइल है ना, उसके ऊपर दोबारा से बैन ना लग जाए, जब वो दोबारा से आपको प्ले स्टोर के अंदर देखने को मिले। और यही एक चीज़ है ना मेरे को यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो देखा तो ये पूरी चीज़ की पूरी कहानी हो जाती है। अब देखते हैं कि आने वाले समय में और कौन कौन सी ऐप्स बैन होती हैं। मेरे को लगता है कि अभी तो सिर्फ चाइनीज ऐप्स को बैन कर रहे हैं, अब लग रहा है कि आने वाले समय में जो दूसरी ऐप्स हैं शायद उनके ऊपर भी लगाम कसने की जरूरत है, क्योंकि तभी जाके जो डेटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी की प्रॉब्लम जो इस समय इनको इंडिया में देखने को मिल रही है ना, वो तभी सॉल्व होगी। तो वेल, आज की इस वीडियो बस इतना ही। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद है तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी कमाल की वीडियोस देखने। तो थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वन में। गुड बाय।